Hello, my dear students, my well wishers, my viewers, and my dear friends. This is your old Dr. Ranjan Sinha. I welcome you all in my channel RKS Academy Zone. My dear students of Standard 11th, आज मैं फिर आप लोगों को हिंदी का जो आपका चैप्टर्स जो है वो लेकर आया हूँ। जैसा कि आप लोगों ने मुझे कहा था कि हिंदी के लिए भी कुछ क्लास मैं यहाँ ले लूँ, इस वजह से मैं आज जो मतलब चैप्टर आप लोगों के लिए लेकर आया हूं वह है 11th का कविता की पढ़क, रिटन बाय रामचंद्र शुक्ल। कविता की पढ़क और लिखा हुआ है रामचंद्र शुक्ल। और ये वर्तमान जो हम लोग पढ़ने जा रहे हैं कविता की पढ़क वो एक निबंध की तरह है रामचंद्र शुक्ल जी की। तो रामचंद्र शुक्ल के बारे में थोड़ा सा हम लोग देख लें, पढ़ लें। पंडित रामचंद्र शुक्ल का जन्म 1884 ईस्वी को उत्तर प्रदेश के बस्ती जिला अंतर्गत कहा जाए अगुना नामक ग्राम में हुआ था। और वे अपने पिता पंडित चंद्रवली शुक्ल के साथ हमीरपुर गए तथा वहीं पर विद्यालय में विद्याध्ययन प्रारंभ कर दिया। 1901 ईस्वी में लंदन मिशन स्कूल मिर्जापुर से स्कूल फाइनल की मतलब परीक्षा दिया उन्होंने। फिर वहां परीक्षा देने के बाद कायस्थ पाठशाला प्रयाग में इंटर में उनका नामांकन हुआ, पर उनकी पढ़ाई जो है अधूरी रह गई। फिर भी उन्होंने 100 अध्याय द्वारा अपना ज्ञान अर्जित किया, जिसका उपयोग वे आगे चलकर अपने लेखन में प्रयोग किया। आरंभ में शुक्ल जी मिर्जापुर के मिशन स्कूल में ड्राइंग टीचर रहे। फिर 1908 ईस्वी में काशी नागरी प्राचारिणी सभा की परियोजना हिंदी शब्द सागर के सहायक संपादक भी बने। यानी काशी नागरी प्रचारिणी सभा कहकर एक परियोजना जो था वहां हिंदी शब्द सागर के सहायक संपादक बने। कुछ दिनों तक नागरी प्रचारिणी पत्रिका का संपादन करने के बाद वे हिंदू विश्वविद्यालय काशी में हिंदी के अध्यापक भी हुए। 1937 ईस्वी में वे वहां के हिंदी विभाग के अध्यक्ष नियुक्त हुए तथा उसी पद पर रहते हुए सन 1941 में उनकी मृत्यु हो गई। यानी विभाग के अध्यक्ष भी बने और फिर उनके उसी पद में रहते हुए उनकी मृत्यु भी हो गई। आचार्य शुक्ल जी का जो रचना रहा वो अत्यंत विस्तृत एवं व्यापक है। हिंदी के शायद ही कोई ऐसा मतलब क्षेत्र हो जिस पर उन्होंने नहीं लिखा हो। उनकी प्रमुख जो कृतियां हैं वो खास करके मधुर स्रोत, गोस्वामी तुलसीदास, जायसी ग्रंथावली की भूमिका, रस मीमांसा, त्रिवेणी, हिंदी साहित्य का इतिहास, श्री राधा कृष्णदास की जीवनी, चिंतामणि भाग 1, 2, 3, ये इस तरह के जो भी रहे, कल्पना का आनंद, शशांक, बुद्ध चरित्र इत्यादि। तो कई ऐसे रचनाएं, निबंध, जीवनी, बहुत कुछ उन्होंने लिखा जो कभी मतलब यूं कहा जाए बहुत प्रसिद्धि जो है प्राप्त किया। आचार्य शुक्ल ने यद्यपि हिंदी साहित्य की सभी विधाओं में रचनाएं की और उनमें अपनी विलक्षण प्रतिभा, मौलिक चिंतन एवं नवीन उद्भावना शक्ति भी दिखाई, तथापि उनका विशेष महत्व एकदम यूं कहा जाए कि साहित्यकार के रूप में, निबंधकार के रूप में रहा ही रहा, लेकिन वो एक आलोचक के रूप में भी बहुत उभर कर सामने आए। इन क्षेत्रों में उनका अवदान जो है युग प्रवर्तक का रहा। साहित्यिक इतिहास लेखक के रूप में उनका स्थान हिंदी में अत्यंत गौरवपूर्ण रहा। निबंधकार के रूप में वे किसी भी भाषा के लिए गर्व के विषय हो सकते हैं ऑब्वियसली, तथा समीक्षक के रूप में वे हिंदी में अभी तक अप्रतिम है। तो ये उनकी जो है एक जीवन रचना से या उनके बारे में जो हमने बातचीत किया, थोड़ा सा आप लोग इसको याद रखेंगे। जो विशेष जो टिप्पणियां यहाँ मैंने किया उनके बारे में उसको आप याद करेंगे और उनको लिखेंगे भी उन चीज़ों को, ताकि आपके काम में आएंगे। अब जो प्रस्तुत जो उनका निबंध जो है हम लोग देखने जा रहे हैं वो जो है कविता की पढ़क,
तो देखिए कविता की पढ़क, यानी सबसे पहले उनका इस निबंध में उन्होंने कविता की पढ़क में यही कहा है कि कवि जब कविता मतलब करते हैं, लिखते हैं, तो उनकी कल्पना जो है वो प्रमुख होता है और वहीं पर उनका भाव, लिखने का उद्देश्य और क्या वो क्षेत्र की मतलब जिस पर वो लिख रहे हैं, यानी उस वक्त कवि जो चीज सोच कर लिखते हैं, वही चिंतन, वही सोच जब पाठक जो पढ़ते हैं उनके दिमाग तक चला जाता है, तब एक्चुअली मतलब वास्तविक रूप से कविता की परख जो है वो हो सकता है या हो सकती है। यूं कहा जाए, आचार्य रामचंद्र शुक्ल विरचित कविता की परख जो है एक उत्तम निबंध है और इस निबंध में इसमें विद्वान लेखक के द्वारा कविता की परख अर्थात पहचान, परख मतलब पहचान अथवा जांच से संबंधित प्राय सभी प्रमुख साधनों की चर्चा अत्यंत परिष्कृत एवं परिमार्जित भाषा में की गई है। इस निबंध में लेखक ने किया है। यह एक विचार प्रधान निबंध है जिसमें कविता को देखने, समझने एवं परखने की एक नवीन दृष्टि विकसित किया गया है। जैसा कि मैंने अभी आप लोगों को बताया भी, लेखक ने सर्वप्रथम कविता के उद्देश्य पर प्रकाश डालते हुए यह स्थापना की है कि उनका उद्देश्य मनुष्य के हृदय पर प्रभाव डालना होता है। हृदय पर प्रभाव डालना होता है, वो हृदय को छू सके। कविता वही है जो दिल पर उतर जाए, यानी हृदय को छू सके, ताकि उसके भीतर दया, करुणा, प्रेम, आनंद, खुशी, आश्चर्य, वीरता हो या मानवीय भावों का संचार हो सके। लेखक ने यह भी कहा है कि प्रभाव पैदा करने के लिए कविगण विभिन्न भावों में या विभिन्न भावों से संबंधित रूप और व्यापार की योजना करते हैं कि कैसे क्या अलंकार, कौन सा रूप, भाव प्रयोग किया जाए। ऐसी योजना में कल्पना शक्ति के सहारे करते हैं। ऐसी योजना वे कल्पना शक्ति के सहारे, यानी उनका कहा ही जाता है कि कवि की कल्पना आसमान की ऊंचाइयों से भी ऊपर चला जाता है। अतः काव्य में कल्पना का अत्यंत महत्वपूर्ण स्थान होता है। कवि जिस प्रकार का भाव पाठक के मन में जगाना चाहते हैं उसी के रूप और व्यापार का वर्णन वो करते हैं। इस क्रम में कवि उपमादि अलंकारों की सहायता लेते हैं, यानी उपमा हो, अलंकार हो, उसकी सहायता हर कवि लिया करते हैं। उपमा में दो भिन्न पदार्थों के बीच रूप, गुण अथवा प्रभाव की समानता दिखाई जाती है, किंतु इनमें प्रभाव साम्य ही उत्तम होता है। इसी से कवि की निरीक्षण क्षमता का पता चलता है, यानी कवि क्या निरीक्षण करके क्या लिख रहे हैं वो पता चलता है। कवि अपने काव्यों में प्रेम हो, शोक हो, घृणा, उत्साह इत्यादि विविध भावों को पात्रों के कथन के माध्यम से ही प्रकट करते हैं। इसके लिए लेखक के अनुसार कवि में पात्रगत एवं परिस्थितिगत निपुणता जो है वो आवश्यक होता है। कवि के अंदर मतलब अगर ये भाव नहीं हो, वो अगर जिस पात्र के ऊपर पात्रगत उसके चरित्र की या उसकी परिस्थिति को वो जितनी निपुणता से वो निकाल कर रखते हैं, प्रस्तुत करते हैं अपने लेखनी में, उतना ही वो दिल को छूता है। इस विचार प्रधान निबंध में ये विचार जो है यहाँ पर जो लेखक दिए हैं, लिखे हैं शुक्ल जी, तो इस विचार प्रधान निबंध में आचार्य शुक्ल ने कविता को परखने की आधारभूत साधनों का विवेचना किया है। यानी पूरे निबंध में यहाँ पर लेखक का जो इस निबंध में एक ही चीज पर जोर देखा गया है, उन्होंने यहाँ पर कविता को कैसे परख, उसकी कविता की पहचान कैसे हो सके, उसकी परख किन चीजों के द्वारा हो सके, यही वर्णना इस पूरे निबंध में मिलता है। यह था आज का ये जो आप लोगों का पाठ रहा, मतलब कविता की परख की एक सारांश। ठीक है, तो मेरे ख्याल से मैंने फिर आपको बता दिया। यहाँ पर मैं कोशिश कर रहा हूँ, जैसा कि आपने चूंकि हमें कहा भी, तो इसलिए मैं यहाँ पर हिंदी को भी लेकर आया और आप लोगों के सहायता के लिए मैं उसके जो मतलब भाव है, जो सारांश है, उसको आप लोगों के सामने यहाँ समझाने का प्रयत्न किया। आप लोग इसको पढ़ेंगे और जो भी लेखन हो, कविता हो या पाठ हो, गद्य हो, पद्य हो, तो उसके भाव को आप पढ़ेंगे अच्छे से, उसके भावार्थ को, शब्दार्थ को जानेंगे और छोटे छोटे क्वेश्चन आंसर जो है उसमें से लिखने की कोशिश करेंगे। मूलतः मैं यही कहूंगा आप लोगों से कि अगर समय रहते आप लोग हर चीज की तैयारी करते हैं तो कभी फिर आप मतलब नाकाम नहीं रहेंगे, अच्छे से अच्छे फल से आप लोग आगे निकलेंगे
और मैं जो शुरू से कहता आ रहा हूँ कि टारगेट अपने सामने रखना है कि हमको किसी भी कीमत पे 75% एंड अबव उससे ऊपर चलना है, डिस्टिंक्शन लेना है। और इसी को ध्यान में रखते हुए मैंने ये चैनल शुरू किया है आप लोगों के लिए खास करके। और आगे की परिकल्पना यही है कि अब जब मैं आईए की यहाँ शुरुआत किया है, बिहार बोर्ड का जो आर्ट्स का, आगे मैं बीए का भी लेकर चलूँ, ग्रेजुएशन का भी लेकर चलूँ आर्ट्स के छात्रों के लिए। ठीक है, तो चलिए आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं। तब तक के लिए चलिए, टेक केयर, बाय बाय, सी यू अगेन, थैंक यू।